ध्यान रखें कि जब कोई रिसर्च वर्क होता है, जब कोई क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, रिमेंबर दैट रिसर्च में हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बाद न्यू क्वेश्चंस अराइज हो जाते हैं। फिर किस तरह अराइज हो जाते हैं कि मैं कहता हूं कि क्लाइमेटिक फैक्टर है, उनके हमारे साथ ग्रोथ पे पॉजिटिव इफेक्ट है, क्लियर। लेकिन ये एक क्वेश्चन मैं इसका बनाता हूँ कि क्या हमारे साथ जो क्लाइमेटिक फैक्टर है वो इस फॉरेस्टर की नेगेटिव इफेक्ट है। सो इज द क्लाइमेटिक फैक्टर हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द फॉरेस्ट ग्रोथ। तो ये एक क्वेश्चन आ गई। अब इसकी सोल्यूशन हमने इस पे रिसर्च किया, हमारे साथ रिजल्ट बिल्कुल आ गए कि हाँ, क्लाइमेटिक फैक्टर जो है वो हमारे साथ इस फॉरेस्ट पे की एडवर्स इफेक्ट है। लेकिन अब एक क्वेश्चन रियलाइज होता है कि कौन सी क्लाइमेटिक फैक्टर है। टेम्परेचर है, टेम्परेचर में कौन सा क्लाइमेटिक फैक्टर है, मैक्सिमम है, मिनिमम है या मीन है। चलो टेम्परेचर तो हमने देख लिया, प्रेसिपिटेशन की क्या कंडीशन है, रेनफॉल की क्या कंडीशन है, ड्राउट की क्या कंडीशन है, साइल न्यूट्रन की कंडीशन आता। तो एक क्वेश्चन तो आप, एक क्वेश्चन से हजारों क्वेश्चन हो जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई जो होते हैं वो हमारे साथ कंटिन्यू। सो सॉल्विंग दैट मेक द वे फॉर द अनदर क्वेश्चन, हमारे साथ अनदर क्वेश्चन के लिए रास्ता खोल। टेक्नोलॉजी है हर एक के लिए हमारे साथ स्पेसिफाई होंगी, और वो कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है हम इसको, इस मटेरियल को यूज करके उस जो अब जो हमारे साथ है वो अचीव कर सकते। तो इसमें कौन है कि अप्रोच द क्वेश्चन डिजाइन सब्जेक्ट हमारे साथ है, सब्जेक्ट क्लाइमेटिक है, पे है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पे है, डाइवर्सिटी पे है, हमारे साथ किस साइड पे है हमारे साथ। इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है हमारे साथ इंक्लूड है, सैम्पलिंग प्रोसीजर। अगर हम रिसर्च करने हैं तो कौन से क्राइटेरिया को हमने यूज करना है, किस क्राइटेरिया की मेथड हमने सैम्पलिंग करनी है, हमने फील्ड वर्क करना है। फील्ड वर्क से हमने फिर क्या करना है कि वो सैंपल लैब में ले आनी है। लैब में हमारे साथ कौन कौन से एनालिसिस, अगर साइल है तो साइल एनालिसिस है, न्यूट्रन देखनी है। अगर हमारे साथ और हम बैक्टीरियल कम्युनिटी देखें तो डीएनए एक्सट्रैक्शन है, जीन कलेक्शन है हमारे साथ। तो डिफरेंट मेथड्स है। अब उस फॉर एग्जांपल अब हम साइल एनालिसिस करें तो साइल एनालिसिस के लिए इनका एक अपना प्रोसीजर होगा। अगर एक प्लांट है आपकी, उसके एक्सट्रैक्ट आपने ली है, उनका आपने क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी मालूम करनी है हमारे साथ, या आपने प्रोटीन, प्रोटीन या शुगर मालूम करनी। तो ये नहीं है, हर एक के लिए एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेथड एंड हम उसको प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं। हमारे साथ एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटोकॉल होगा, हम उसी प्रोटोकॉल को यूज करके हम क्या ले आते हैं हमारे साथ, तो उनके रिजल्ट आ जाएंगे। यानी हमारे साथ एक ऑब्जेक्टिव है कि टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द वीट प्लांट फॉर एग्जांपल। अब बायोकेमिकल कंस्टिट्यूएंट में क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, हमारे साथ इनके अलावा हमारे साथ और भी कंस्टिट्यूएंट है, वो सारे इसमें फॉर एग्जांपल प्रोटीन है, प्रोलीन है, शुगर है, ये सारे बायोकेम। तो क्लोरोफिल ए के लिए अपना प्रोसीजर होगा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी के लिए प्रोटोकॉल होगा, प्रोलीन के लिए अपना प्रोटोकॉल होगा, हमारे साथ शुगर के लिए अपना प्रोटोकॉल होगा। इसी डिफरेंट प्रोटोकॉल को यूज करके हम अपने ऑब्जेक्टिव की जो रिजल्ट है उसको अचीव कर सकते हैं। तो कंट्रोल है हमारे साथ। फिर हम क्या कहते हैं कि कंपैरिजन ग्रुप ले आते हैं कि हमारे साथ डिफरेंट कौन सी मेथड मोर सुटेबल है, हमारे लिए कौन सा मेथड यूज करना मच इम्पोर्टेंट है। डेटा नीड्स है, एनालिटिकल टेक्निक हमने यूज करने हैं, प्लान ऑफ इंटरप्रेटिंग रिजल्ट है हमारे साथ, और एथिकल इश्यूज है हमारे साथ। हमने इस तरह मेथड या हमने इस तरह कोई भी मेथड यूज करनी जो कि हमारे साथ ऑब्जेक्शनेबल हो, जिसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हो। तो protocols are specified and that protocol are specified for the each objective
and using that protocol or that procedure we could achieve the objectives हमारे साथ। तो मेट्रोलॉजी में हम लेते हैं कि हमारे साथ ओवरव्यू है, जनरली ओवरव्यू अप्रोच है, डेटा कलेक्शन है, डेटा एनालिसिस, और फिर हमने इसको इंटरप्रिटेशन लेनी है। इंटरप्रिटेशन में हम डिफरेंट स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस यूज करते हैं। हम फॉर एग्जांपल हमने एक डेटा तो ले लिया है, अब उस डेटा को हमने स्टैटिस्टिकली वैलिडेट करना है, स्टैटिस्टिकली मॉडलिंग यूज करनी है, स्टैटिस्टिकल अप्रोच यूज करनी है कि हम उसको वैलिडेट कर सके, उनको प्रूव कर सके। हाँ, अगर इफेक्ट है तो वो सिग्निफिकेंट है, हाँ ये सिग्निफिकेंट इफेक्ट है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट इफेक्ट हमने स्टेटिस्टिकली फाइंड आउट किया है। हाँ नहीं है तो हमारे साथ ये कि हमने स्टेटिस्टिकली प्रूव कर लिया कि हमारे साथ ये जो है ये अनसिग्निफिकेंट है। आप लोगों ने बायोस्टेटिस्टिक में ये सारी चीजें पढ़ी भी होंगी। याद है किसी चीज को आपने बायोस्टेटिस्टिक में क्या क्या पढ़ा है? अभी स्टार्ट किया है सर। स्टार्ट में क्या लिया है? स्टार्ट में कौन कौन से चीजें आप पढ़ रहे हैं, कौन सी चीजें कर रहे हैं? सर अभी तो फ्रीक्वेंसी और फॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल ये सब पढ़ रहे हैं। हाँ, आप लोगों को मैं यही सजेस्ट कर रहा हूँ, जो रिसर्च स्टूडेंट है, जो रिसर्च में इंटरेस्टेड है, वो इस स्टैटिस्टिक में ज्यादा ही इंटरेस्ट ले ले और ये सारी चीजें आप मालूम कर ले कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमारे साथ, पीसीआई एनालिसिस क्या है हमारे साथ, मीन मीडियन मूड क्या है हमारे साथ, स्टैंडर्ड एरर क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशंस क्या है हमारे साथ, हम मॉडलिंग यूज कर सकते हैं, व्हाट डज इट मीन मॉडलिंग, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग है हमारे साथ। तो ये सारी चीजें इसमें अब जो रिसर्च स्टूडेंट है सबको सीखना चाहिए, लेकिन ये रिसर्च स्टूडेंट जो है ये इसको यूज करके अपने डेटा पे यूज करेंगे तो इस चीज में आप ज्यादा ही इंटरेस्ट ले लें। क्लियर? यस सर, स्टैंडर्ड डिविएशन अभी कल ही स्टार्ट किया है सर। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ आप स्टैंडर्ड एरर को भी फाइंड आउट करके व्हाट इज मीन स्टैंडर्ड एरर, एक डेटा के लिए हम कौन से डेटा के लिए हम स्टैंडर्ड एरर स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करने होते हैं, या हमने अगर यूज करने स्टैटिस्टिकल टूल्स तो इसके लिए हमने हमारे साथ डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सी आनी चाहिए, इंडिपेंडेंट कौन सी वेरिएबल आनी चाहिए, स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस में हमने कौन से प्रोग्राम्स यूज करने हैं, एनोवा यूज करने हैं, या हमने पीसीआई एनालिसिस यूज करने हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने यूज किया, प्रोबेबिलिटी हमने यूज करनी, कौन कौन से मेथड हमने यूज करने होते हैं। इसके अलावा हमारे साथ चार्ट है, अगेन चार्ट हमारे साथ टाइम टेबल है। तो ये जनरली और यूज टास्क या प्रपोज एक्टिविटीज होते हैं जो कि हमारे साथ टाइम फ्रेम के लिए यूज होता है। यानी हमने पर वीक काम करना होता है, हमारे साथ डेज होते हैं, फिर मंथ होते हैं, तो हमने पहले कौन कौन से टास्क को अचीव करना होता है, वो टास्क हमने स्टार्ट कहाँ से लेनी है। फॉर हमारे साथ फर्स्ट वीक में ये टास्क है, क्या इसको हम आप प्लान अपवर्क भी ले सकते हैं। हमारा फर्स्ट टास्क ये है कि हमने फील्ड पे जाना है, फील्ड से सैंपलिंग कलेक्ट करनी है। सेकंड टास्क है कि हमने लैब एनालिसिस करनी है। थर्ड टास्क ये है कि हमने उसको एक्सेल शीट में डालना है। फोर्थ नंबर टास्क ये है कि हमने उस पे टेबल एंड ग्राफ्स बनानी है। बिफोर टेबल एंड ग्राफ्स हमने क्या करना है कि फिफ्थ टास्क हमने वहाँ पे उसकी स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करनी है और हमने एक एग्जैक्ट टेबल बनानी है। डेटा में इस तरह होता है ना ये कि आप जब भी डेटा लेते हैं तो डेटा फर्स्ट हमारे साथ टेबल्स और ग्राफ में आ जाता है आफ्टर आफ्टर द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। क्लियर है? जब टेबल और ग्राफ्स आ जाते हैं तो आपने जो थीसिस लिखने होते हैं ना, और आप जब प्रपोजल लिखते हैं तो आपने उसी टेबल को डिस्कस करना होता है, उसी टेबल पे लिखना होता है कि हमारे साथ मैक्सिमम ये वैल्यू आ गई, मिनिमम ये वैल्यू आ गई है। जो मैक्सिमम वैल्यू आ गई तो फिर उसको आपने डिस्कस करना होता है कि ये मैक्सिमम वैल्यू क्यों आई है और हमारे साथ ये क्या हो सकता है इसके साथ। फिर अगर मिनिमम आई है तो मिनिमम क्यों है, आपने उसको जस्टिफाई करना होता है, आपने उसको डिस्कस करना होता है। तो पहले हम टेबल एंड ग्राफ्स इस तरह से बना लेते हैं, तो फिर उसके बाद फिर हम और चले जाते हैं इसके डीप और इसको डिस्कशन करने जाते हैं। तो हमारे साथ ये होता है कि हम एक पीरियड होता है जो कि हमारे साथ इंडिकेट कर देते हैं कि हमारे साथ एग्जैक्ट टाइमलाइन क्या है फॉर द रिसर्च स्टडी।
तो हमने प्लान ऑफ वर्क बनानी होती है किसी भी वर्क के लिए। वो प्लान ऑफ वर्क मैंडेटरी होते हैं, क्योंकि अगर आप प्लान ऑफ वर्क डिफाइन कर देते हैं तो आपके साथ जो टाइमिंग है विद इन टाइम आप उसको अचीव कर सकते हैं, उसे विद इन टाइम आप अपना वर्क ले सकते हैं। क्लियर? बजट है, बजट भी आ सकती है। अगर आप प्रपोजल लिख रहे हैं तो ये कंडीशन आनी चाहिए कि आपके पास जो एक्टिविटीज आप कर रहे हैं तो उन एक्टिविटीज में आपके साथ कौन से इंस्ट्रूमेंट और कौन से केमिकल आपने यूज करने होते हैं। अब वो इंस्ट्रूमेंट, वो केमिकल्स आपके पास आपके लैब में मौजूद है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, आप कोई अल्टरनेट मेथड यूज करेंगे। ठीक है। सेकंड ये है कि बजट कहाँ से आ रही है। अगर आपको केमिकल की रिक्वायरमेंट है, इस आपके सुपरवाइजर के पास कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है, आप उस रिसर्च प्रोजेक्ट में बिजनेस के साथ काम करें कि वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, या आपके साथ यूनिवर्सिटी में आपके साथ कोई बजट है जिससे आपको सपोर्टिंग मिल रही। तो बजट जो है किसी भी रिसर्च वर्क के लिए और किसी भी रिसर्च प्रपोजल को मेंटेन करने के लिए दैट इज मच इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों मैंडेटरी है? ये इसलिए मैंडेटरी है, अगर हमारे साथ रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो रहे, अगर हमारे साथ जो बजट है वो नहीं है, तो हम अपने रिसर्च को प्रोसेस नहीं कर सकते। बाज़ दफा ऐसा होता है ना कि हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट तो होते हैं, सॉरी केमिकल्स तो होते हैं, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है जिससे हम वो एनालिसिस कर सके। तो हमने क्या करना होता है, हमने किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ बात करनी होती है, वो एनालिसिस वो हमें करा देते हैं और उनके लिए हमें फिर पेमेंट देनी होती है, पर सैंपल उनकी चार्जेस होते हैं। लेकिन अगर आपके पास बजट नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप नहीं कर सकते इन सारी चीजों को। तो ये हमारे साथ क्या है, ये एक मैंडेटरी चीज है जो कि बहुत ही जरूरी है। सो इंडिकेट हाउ विल बी स्टडी विल बी फाइनेंस सिंपल, कि हमारी स्टडी है तो स्टडी को कौन फाइनेंस करेगा, कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ से इनको कंप्लीट किया जा सकता है। ये बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये मेरे साथ 2 स्लाइड रह गए, इसको भी डिस्कस करने जाए, ठीक है। बिब्लियोग्राफिक रेफरेंसेस, जब भी हम कोई थीसिस लिख देते हैं, जब भी हम कोई प्रपोजल लिख देते हैं, तो थीसिस और प्रपोजल के एंड में हमारे साथ फिर रेफरेंस होते हैं, और वो रेफरेंस क्या होता है, उनका एक अपना ही फॉर्मेट होता है। फॉर एग्जांपल, आप लोगों में से किसी ने काम किया कि एक आपके क्लास फेलो है, फॉर एग्जांपल सज्जाद है, सज्जाद के साथ 2-3 स्टूडेंट्स और है कि उन्होंने काम किया, फॉर एग्जांपल ABCD, ये चार स्कॉलर्स है, इन चार स्कॉलर्स ने एक काम रिसर्च किया। तो हम क्या लिखते हैं कि A, B, C, D, और फिर हम ईयर लिखते हैं, ईयर कौन सी ईयर में रिसर्च किया, 2020 में किया है, तो हम पेरेंथिस में 2020 लिख देते हैं, फिर फुल स्टॉप देखते हैं। जो रिसर्च वर्क है, उस रिसर्च वर्क का हम फिर क्या कर लेते हैं कि वो हम उसका पूरा टाइटल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्क है हमारे साथ, टाइटल क्या है, द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन द सीरियल क्रॉप्स, ये हमारे साथ टाइटल है। फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर कौन सी जर्नल में पब्लिश है, डिफरेंट आर्टिकल्स हो गए, डिफरेंट जर्नल में पब्लिश है। पाकिस्तान, हमारे साथ पाकिस्तान ऑफ जर्नल ऑफ बॉटनी में पब्लिश है, तो हम पाकिस्तान ऑफ जर्नल ऑफ बॉटनी में लिखते हैं। फिर वॉल्यूम क्या है, फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम 4 है, इशू क्या है, 3 है हमारे साथ, और पेज नंबर हमारे साथ क्या है, 18 है हमारे साथ, फॉर एग्जाम्पल 18 टू और 23 हमारे साथ पेज नंबर है। तो इसी तरह से हम क्या कर लेंगे, हम रेफरेंस बनाएंगे, लेकिन जो रेफरेंस होगी टेक्स्ट में, अब ये तो रेफरेंस सेक्शन होगा, नीचे सबसे लास्ट में रेफरेंस सेक्शन होगा। लेकिन अबाउट द टेक्स्ट, आपने किसी की बात की है तो उनके लिए आपने रेफरेंस दिए। फॉर एग्जांपल, एक साइंटिस्ट बता रहे कि हमारे साथ जो क्लाइमेट है वो हमारे साथ क्लोरोफिल ए कंटेंट को इफेक्ट कर रहा है। तो ये तो किसी ने कहा होगा ना, किसी आर्टिकल में होगा, किसी बुक में होगा, किसी थीसिस में किसी ने लिखा होगा। तो आपने क्या होता है कि ये सेंटेंस तो आपने लिख दी, आप इस सेंटेंस को अपने वर्ड्स में लिखना है, सेम एज इट वर्ड। उसने जो वर्ड्स लिखे वो वर्ड नहीं लिखने, आपने अपने वर्ड्स में लिखना है। क्लियर? मीनिंग सेम होनी चाहिए लेकिन अपने वर्ड में लिखना है। और एंड में आपने क्या लिखे, फॉर एग्जांपल ये आपने ये जो वर्ड बात की थी वो सज्जाद ने की, तो हम लिख रहे हैं सज्जाद एट आल, इट आल, ET AL डॉट 2020। ये जो ET आल हमने लिखे, इट्स मीन
कि इनका अकेला वर्क नहीं है, इनके साथ और भी है, जिस तरह मैंने ABCD में मेंशन किया। तो रेफरेंस होते हैं, ए रेफरेंस लिखे जाते हैं। यहाँ पे नीचे मैंने लिखा हुआ है कि पेरेंथिस में EG1, ये जो 1 लिखा है ना, ये हमारे साथ वॉल्यूम आ सकती है। 2 to 3 जो है ना, ये हमारे साथ इशू आ सकती है। और ये जो 3 to 6 आया है ना, ये हमारे साथ पेज नंबर आ सकते हैं। इसी तरह से हम लिख सकते हैं। तो जर्नल की रिक्वायरमेंट अपनी होगी, अपने उसकी रेफरेंस बाज का कामा होता है, बाज का पोस्ट ऑफ होता है, बाज ने जर्नल का नाम पुल लिखा होता है, बाज ने एब्रीवेटेड लिखा हुआ है, बाज ने टाइटल जो है ना वो कैपिटल वर्ड में लिखा होता है, बाज ने कैपिटल में नहीं लिखा होता है। तो ये हर एक जर्नल का अपना ही स्टाइल होगा, अपना ही उसी स्टाइल को हम फॉलो करेंगे और हम रेफरेंस बनाएंगे। फिर बाद में आपको 1 2 3 रेफरेंस बनाऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि रेफरेंस किस तरह बनाए थे। डू नॉट इंक्लूड द रेफरेंसेस इन योर एब्स्ट्रैक्ट। जितने भी एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, जितने भी कंक्लूजन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन में भी हम रेफरेंस नहीं डालते। बाकी इंट्रोडक्शन में, मटेरियल मेथड में, फॉर एग्जांपल आप किसी एक प्रोटोकॉल को यूज करें, लेकिन वो प्रोटोकॉल तो किसी ने डिफाइन किया होगा, किसी ने फाइंड आउट की होगी, लेकिन आप जो प्रोटोकॉल यूज करेंगे किसी की, तो आपने मेंशन करना होता है कि हमने इस बंदे का प्रोटोकॉल लिखना है, यूज करें। तो आपने लिखा होता है कि फॉर एग्जांपल Mohammed et al. Use this protocol, तो we'll use the Mohammed et al. protocol। आपने लिखा होता है कि हमारे साथ हेना et al. है, तो हेना et al. जो है ना रिसर्च की, उस पर हमने हम यूज करें, सजाद et al. हम यूज करें। तो ये आपने ये टर्म्स फिर यूज करने होते हैं, जिसका भी काम आप यूज करें तो आपने वो रेफरेंस मस्ट देनी। नेक्स्ट चीज है, हम कहते हैं कि डिफरेंट वर्ड्स हम यूज लिखते हैं कि एब्रिविएटेड फॉर्म है, तो फॉर एग्जांपल उसी एब्रिविएटेड फॉर्म को हमने फिर एक्सप्लेन करने होते हैं। नेचर हम बाज दफा देते हैं या देते भी नहीं है, दैट विल बी मच मोर इम्पोर्टेंट। अवॉइड प्लेजरिज्म है, हमने प्लेजरिज्म से बचना है। प्लेजरिज्म किस तरह की कि आपने किसी का वर्क सेम कॉपी कर लिया और आप पेस्ट कर लिया, एक प्लेजरिज्म ये है। आपने किसी का सारे थीसिस लिखे और अपना थीसिस आपने भी लिख दिया उसके उस पे, ये प्लेजरिज्म है। आपने किसी का आइडिया चुराया और वही आइडिया पे आपने काम कर दिया, वो भी प्लेजरिज्म है। आपने किसी की टेबल और ग्राफ्स को देख के उसी सेम डेटा को आपने भी ग्राफ और टेबल बना लिया, ये भी प्लेजरिज्म है। तो हमने प्लेजरिज्म से ये क्या करना था कि हमने बिल्कुल ही प्लेजरिज्म यूज नहीं करनी, अदरवाइज वी कॉल इट आवर वर्क इज प्लेजराइज। और हमारे साथ जब अब आप पे ये प्लेजराइज वर्क प्रूफ हो जाता है कि आपने प्लेजराइज वर्क किया, तो आप पे पेनल्टी लग सकती है। किस तरह लग सकती है कि आपको क्या होता है कि आपको 2 years ब्लैकलिस्ट की जा सकती है, 3 years ब्लैकलिस्ट किए जाते हैं, आपने चार्ज देने होते हैं ब्लैकलिस्टिंग में। तो ये सारी चीजें आपको माइंड में रखनी चाहिए कि जो भी काम करना हो प्लेजराइज ना हो। सो दिस इज द वे टू राइट द रिसर्च प्रपोजल एंड आई विल गिव द टास्क। यस, मैं आपको जो टास्क दिया जाएगा, हर एक को ग्रुप में एक रिसर्च प्रपोजल की एक टास्क दी जाएगी कि आप लोगों ने एक रिसर्च प्रपोजल लिखना होता है। दैट विल बी द असाइनमेंट एंड दैट विल बी योर प्रेजेंटेशन, राइट? हेलो, हमें ना any question regarding